हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ आवर PYQ सीरीज़। सो पिछले वीडियो में मैं फंडामेंटल राइट्स, DPSP और फंडामेंटल ड्यूटीज़ को फिनिश करना चाह रहा था, बट वीडियो थोड़ी लंबी हो गई क्योंकि ऑब्वियसली ये टॉपिक बहुत फेमस है और इससे हर साल क्वेश्चंस आते हैं। तो आज हम इसको बिल्कुल फिनिश करेंगे। आई थिंक 20 से 15 पेज का है टोटल अभी बचा हुआ माल, वो फिनिश करेंगे आज। रेट्स वगैरह के बारे में आपको पढ़ाऊँगा, फंडामेंटल ड्यूटीज़ DPSP के बारे में, और ऐसा पढ़ाऊँगा कि इसके बाद कहीं पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। रेट वेट तो कभी भूलोगे ही नहीं, है ना। अपने गांव वालों को दो चार बता के आओगे कि रेट मतलब क्या होता है, ठीक है। सो इस पूरी सीरीज़ का उद्देश्य है +40 मार्क्स, और वो दिन आ रहा है जब हम ये अचीव करेंगे एंड वी विल डू इट, ठीक है। काफ़ी अच्छी जर्नी चल रही है, मज़ा आ रहा है, ठीक है। चलो, 2021 का क्वेश्चन आया, a legislation sorry a legislation which confers on the executive or administrative authority an unguided and uncontrolled discretionary power। ये बोल रहा है कि लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के पास जो है वो अनगाइडेड अनकंट्रोल्ड पावर दे दिया गया, ठीक है। तो अब वो क्या करेंगे, वो या तो आपकी इक्वालिटी बिफोर लॉ को वायलेट करेंगे या इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ को वायलेट करेंगे। सो जब भी किसी अथॉरिटी को डिस्क्रिशनरी पावर दी जाती है, सो वो इक्वलिटी को वायलेट करना शुरू कर देते हैं ना। किसी के पास भी पावर रहेगा तो किसी को इक्वल ट्रीट करेगा, किसी को अनइक्वल ट्रीट करेगा। सो बेसिकली यही पूछा है कि अगर किसी के पास अनकंट्रोल पावर दे दिया जाए तो वो किस आर्टिकल को वायलेट करता है। सो वी ऑल नो आर्टिकल 14 टॉक्स अबाउट इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इक्वालिटी बिफोर लॉ, ठीक है। चलो, 2021 का क्वेश्चन आया, क्या बोल रहा है, विद रेफरेंस टू इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, देर इज ओनली वन सिटीजन एंड वन डोमिसाइल। देखो, एग्ज़ाम में जैसे मैंने सिटीजनशिप के बारे में बहुत बार पढ़ा है, डोमिसाइल नहीं पढ़ा है कि अरे डोमिसाइल तो बहुत सारे हो सकते हैं कि कहीं रह रहा हूँ मैं फिर कहीं और मूव कर गया, तो अभी इस पर होल्ड रखना है, ठीक है। चलो, मान लिया कि देर इज ओनली वन सिटीजनशिप पता है, डोमिसाइल का नहीं पता, देखते हैं। अ सिटीजन बाई बर्थ ओनली कैन बिकम द हेड ऑफ स्टेट। ये कहीं पे भी आपको कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं मिलेगा, उसमें सिर्फ इतना लिखा है कि अ पर्सन शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया। जब आप प्रेसिडेंट के क्वालिफिकेशंस के बारे में पढ़ोगे, है ना, कि प्रेसिडेंट की उम्र ये होनी चाहिए, उसकी एज इतनी, मतलब इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और वो सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, वहाँ पे कहीं भी नेचुरलाइज सिटीजन या सिटीजन बाय बर्थ इसकी कोई बात नहीं की गई। सो 2 गया अपना, है ना। तो उसके बाद क्या बोल रहा है, अ फॉरेनर वंस ग्रांटेड सिटीजनशिप कैन नॉट बी डिप्राइव्ड इट एनी अंडर एनी सर्कमस्टांसेज। अभी हमने कल ही ये क्वेश्चन पढ़ा था कि सिटीजनशिप जो है वो गवर्नमेंट आपको देती है एंड गवर्नमेंट कैन डू एनीथिंग, ठीक है। सो गवर्नमेंट आपकी सिटीजनशिप अगर आपको दे सकती है तो आपसे ले भी सकती है। सो 3 विल बिकम रॉन्ग, सो आपका ऑटोमेटिकली ऑप्शन 1 विल बिकम करेक्ट, ठीक है। तो अब सिटीजनशिप पे थोड़ा सा बेसिक देख लेते हैं। जो पार्लियामेंट है और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है, दे हैव द अथॉरिटी, आर्टिकल 4 या 8 में ऐसा लिखा हुआ है, कल हमने ये पढ़ा हुआ था, वो ऊपर होगा, देख लेना आप लोग, बट मुझे याद है कि मैंने पढ़ाया था। हाँ, ये रहा ना, पार्लियामेंट टू रेगुलेट द राइट ऑफ सिटीजनशिप बाय लॉ, ठीक है। तो पार्लियामेंट अगर रेगुलेट करती है, अब मतलब मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंदर, सो इफ़ इट कैन गिव यू सिटीजनशिप इट कैन टेक द सिटीजनशिप एज वेल, ठीक है। जो US में है उसमें ओनली बाय बर्थ जो होता है वही सिटीजन बन सकता है। ऐसे कोई नहीं बन सकता कि जिसको ग्रीन कार्ड वगैरह मिल गया धीरे धीरे सिटीजन बना तो ही और शी कैन नॉट बिकम प्रेसिडेंट। उसके लिए आपको बाय बर्थ US सिटीजन होना पड़ेगा, ठीक है। और इंडिया में एनी सिटीजन कैन बी हेड ऑफ द स्टेट। हेड ऑफ द स्टेट मतलब अपना गवर्नर हो गया, प्रेसिडेंट हो गया, मतलब प्रेसिडेंट हो गया अपना सेंटर के रिस्पेक्ट में, गवर्नर हो गया अपना स्टेट के रिस्पेक्ट में, ठीक। 2020 में क्वेश्चन आया कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ फंडामेंटल राइट्स इनकॉर्पोरेट्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट अनटचेबिलिटी एज ए फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। देखो, आपको अनटचेबिलिटी कल मैंने पढ़ाया था, और मैंने पढ़ाया था कि जब आप किसी को अनटचेबल अनाउंस करते हो ना, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको एक्सप्लॉइट कर रहे हो, क्योंकि एक्सप्लॉइटेशन वाला जो क्वेश्चन था उसमें हमने ये देखा था कि अगर आपको लग रहा है कि ये राइट टू एक्सप्लॉइट, मतलब ये हमारा एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि एम आई बीइंग टोल्ड टू डू समथिंग विच इज़ अगेंस्ट माई विल, उसको एक्सप्लॉइटेशन बोलेंगे। और इनइक्वालिटी कब आएगी, जब आप सेम सर्कमस्टेंसेज में किसी को ज़्यादा ट्रीट करो, किसी को लेस ट्रीट करो। सो जब भी आप किसी को अनटचेबल बोलते हो, इसका मतलब आप बोल रहे हो कि यू आर नॉट इक्वल टू अस, है ना, you are out of our community or something like that. So inequality untouchability is a form of inequality। तो इसमें यही पूछा गया है कि जब किस कैटेगरी ऑफ फंडामेंटल राइट में पड़ेगा जब हम अनटचेबिलिटी की बात करेंगे, यानी कि आर्टिकल 17 का, तो राइट टू इक्वालिटी का। अगर आपने किसी को अनटचेबल बोला तो आप उसकी राइट टू इक्वालिटी वायलेट कर रहे हो। तो अब कैटेगरीज थोड़ा सा पढ़ लेते हैं।
तो जो 14 से 18 तक है उसको हम राइट टू इक्वालिटी बोलते हैं। 1922 तक है, 19 से 22 तक वो राइट टू फ्रीडम है। 23 और 24 वाला जो है वो राइट टू एक्सप्लोइटेशन है। 23 में कौन सा है अपना ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग वगैरह से रिलेटेड। 24 में है कि किसी बच्चे को हजारडस में मत डालो, उसके अगेंस्ट मत करो। तो ये 23-24 आपको एक्सप्लोइटेशन जैसा लगेगा भी, ठीक है। 25 से 28 अपना रिलीजन में है। फिर 29 और 30 वाला जो है अपना माइनॉरिटी के लिए है, ठीक है। आर्टिकल 31 रिपील हो गया था और 32 में आपका सुप्रीम कोर्ट का जो इन्फोर्समेंट के लिए, रिट वगैरह के लिए, वो भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। सो विद दिस आपका टोटल फंडामेंटल राइट खत्म हो जाता है। अच्छा, अगर मुझे पता होता मैं कल की वीडियो में ही ख़त्म कर देता अगर इतना कम था तो, बट ठीक है, आई डिड नॉट नो, नोट्स बनाते समय ध्यान नहीं रहा। चलो अब हम स्टार्ट करेंगे प्रीएम्बल के बारे में। देखो प्रीएम्बल इस बार न्यूज़ में भी है, क्योंकि जो उसके 2 वर्ड्स थे ना, सोशलिस्ट और सेक्युलर करके, उस पर सुप्रीम कोर्ट में कुछ केस चल रहा था। फिर सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट दिए, अपने इंटरप्रिटेशन दिए कि आप जैसा सोच रहे हो सेक्युलर और सोशलिस्ट के, वैसा नहीं है, कुछ डिफरेंट मीनिंग इवॉल्व हुआ है थ्रू आउट द ईयर इन इंडिया, है ना। जब सोशलिस्ट यूएसएसआर ने सोशलिस्ट रिजीम ले आया था उस समय उसका मतलब कुछ और था, आज उसका मतलब कुछ और है। तो प्रीलिम्स में आए ना आए, मेंस में तो क्वेश्चन ये पक्का आने वाला है कि हाउ डिड इंडिया इवॉल्व द मीनिंग ऑफ सोशलिस्ट एंड सेक्युलर। तो उसके आपको बहुत सारे जजमेंट देने पड़ेंगे, उसमें कुछ लिखना पड़ेगा। तो चलो वो तो मेंस का पार्ट है, डिस्कस करेंगे, बट दिस इज़ एंटिसिपेटेड क्वेश्चन इन मेंस एज वेल, ठीक है। चलो, तो क्वेश्चन 1979 में आया, 1980 में आया, पूछ रहा था कि द वर्ड सेक्युलर डिनोट्स। तो सेक्युलर मतलब क्या है? देखो सेक्युलर में अभी जो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, उन्होंने ये बोला है कि सेक्युलरिज्म का मतलब एक ही है कि स्टेट विल नाइदर सपोर्ट एनी रिलीजन एंड नाइदर इट विल पिनलाइज एनी रिलीजन, ठीक है। एंड स्टेट का अपना कोई रिलीजन नहीं होगा। दिस इज़ द मीनिंग ऑफ आवर सेक्युलरिज्म, है ना। जैसे फ्रांस, अब क्वेश्चन एक आया हुआ यूपीएससी मेंस में कि व्हाट डज फ्रांस कैन लर्न फ्रॉम इंडियाज़ मीनिंग ऑफ सेक्युलरिज्म, ठीक है। जो फ्रांस में सेक्युलरिज्म है वो ये कहते हैं कि भाई कोई भी पब्लिक ऑफिशियल या कोई भी पब्लिक सर्वेंट अपना मतलब उसका कोई रिलीजन फॉलो ही नहीं कर सकता, या पब्लिक में आप कोई रिलीजन फॉलो नहीं कर सकते। तो उनका बहुत रिजिड है, हमारा थोड़ा अलग मीनिंग है। तो वही है कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि सेक्युलरिज्म का मतलब है कि हम ना तो किसी को सपोर्ट करते हैं, ना किसी को, हम मतलब स्टेट, ना किसी को पिनलाइज करते हैं, और स्टेट का अपना कोई रिलीजन नहीं होगा, ठीक है। सोशलिज्म का भी मतलब उन्होंने यही बोला कि सोशलिज्म का मतलब ये नहीं है कि हम जो प्राइवेट एंटरप्रेन्योरशिप हो रही है, जो बिजनेस हो रहे हैं, उनको हम डिस्करेज करते हैं। सोशलिज्म का मतलब ये है इन आवर इंडियन कॉन्टेक्स्ट कि जो भी हमारे यहाँ वल्नरेबल सेक्शंस हैं, जो भी हमारे यहाँ पिछड़े हुए लोग हैं, उनको अपलिफ्ट करने के लिए स्टेट विल टेक द रिक्वायर्ड मेजर्स। तो वो हो गया हमारा सोशलिस्ट का मीनिंग, ठीक है। चलो, तो वर्ड सेक्युलर डिनोट्स कीपिंग अवे फ्रॉम ऑल द रिलीजन, बिलीफ इन गॉड, फ्रीडम ऑफ रिलीजन एंड वर्शिप टू ऑल सिटीजन, है ना। सो दिस लुक्स वेरी प्रॉमिसिंग कि छींक आ रही थी। सो जो क्या होगा कि स्टेट जो होगा इट विल गिव वर्शिप, फ्रीडम ऑफ वर्शिप टू ऑल द सिटीजन्स। सो इसका एक इंटरप्रिटेशन ये भी हो सकता है, ठीक। और ये सुप्रीम कोर्ट वाला जो जजमेंट था वो मैंने आपको पढ़ा दिया अच्छे से, ठीक है। चलो, और जो 3 वर्ड्स ऐड हुए थे अपने प्रीएम्बल में, सोशलिस्ट, सेक्युलर, इंटीग्रिटी, ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 से आया था, जो कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था, ठीक। चलो, उसके बाद फिर से सेक्युलरिज्म पे क्वेश्चन आया, व्हाट डज सेक्युलरिज्म मीन। वही है, स्टेट हैव नो ऑफिशियल रिलीजन एंड सिटीजन आर फ्री टू फॉलो एनी रिलीजन ऑफ देयर ओन फेथ, ठीक है। सो ये मतलब देखने में तो बहुत ईजी लग रहा है, बट अब न्यूज़ में है, इतना बार PYQ में आया है, तो मैंने पढ़ा दिया आपको, ठीक है। लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी, इंस्पिरेशन वॉज डिराइव्ड फ्रॉम, देखो जब आप LEF के बारे में पढ़ोगे, तो अगर आपका सोशोलॉजी ऑप्शनल होगा तो आपने ज़रूर फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ा होगा, फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड इमरजेंस ऑफ सोशोलॉजी, है ना। तो जो लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी थी वो फ्रेंच रेवोल्यूशन से ही आई थी और वहीं से हमने डिराइव किया था। तो लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी हमारे प्रीएम्बल में मेंशन भी है, ठीक है। सो दिस विल बिकम फ्रॉम द फ्रेंच रेवोल्यूशन। 1984 में क्या पूछ रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज पार्ट ऑफ प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो जो सबसे पहला ऑप्शन सही था मैंने वही रखा, बाकी आपको पता ही है। आई बिलीव दैट यू हैव रिमेंबर्ड प्रीएम्बल बाय हार्ट। यही है ना, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। तो इसमें जो ये है सोशलिस्ट और सेक्युलर, है ना, ये ऐड हुआ है।
तो जब 1949 में हमने अडॉप्ट किया था तो उस समय सॉवरेन, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक था। ये क्वेश्चन आगे आया हुआ है 2017 या 18 के बीच में, दिखेंगे आगे। तो उस समय सिर्फ सॉवरेन और डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक था, बट 1942 अमेंडमेंट ने इन 2 वर्ड्स को ऐड किया था और फिर एक वर्ड इंटीग्रिटी था वो नीचे ऐड किया था अपने प्रीएम्बल में, ठीक है। सो ये क्वेश्चन आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलो 2017 में क्वेश्चन आया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव इज नॉट एम्बॉडीड इन प्रीएम्बल, ठीक है, ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो क्या बोल रहा है, लिबर्टी ऑफ थॉट, इकोनॉमिक लिबर्टी, लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन, लिबर्टी ऑफ बिलीफ। देखो लिबर्टी का मतलब होता है कि फ्री फ्रॉम ऑल द रिस्ट्रेन। हमने ऊपर पढ़ा था ना कि लिबर्टी का मतलब क्या है, कि आपके ऊपर कोई रिस्ट्रेन ना रहे, है ना, यू हैव द अपॉर्चुनिटी टू डेवलप योर सेल्फ। तो लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, वर्शिप, है ना, ये चीज़ें हमारे उसमें दी हुई हैं। लेकिन जब इकोनॉमिक की आती है ना, तो हमने इकोनॉमिक लिबर्टी नहीं दी हुई है, हमने इकोनॉमिक जस्टिस दिया हुआ है, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक जस्टिस। जस्टिस का मतलब ये होता है कि जो इक्वल होंगे उनको इक्वल ट्रीट किया जाएगा। अब जैसे अगर आप सोचो कि अगर इकोनॉमिक लिबर्टी होती तो मतलब आप ऐसा क्लेम कर रहे हो कि मुझे अंबानी जितना पैसा दो, अदरवाइज आई एम नॉट एक्सरसाइजिंग माई लिबर्टी, राइट। तो ऐसा नहीं होगा, इकोनॉमिक जस्टिस दी जाएगी, आपको ओपन मार्केट दिया जाएगा, फ्री मार्केट दिया जाएगा, यू गो एंड मेक मनी, है ना, नोबडी विल स्टॉप यू, आपके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। बट आपको लिबर्टी जो होगी वो सिर्फ थॉट, बिलीफ, एक्सप्रेशन एंड वर्शिप की ही दी जाएगी, है ना। सो दिस विल नॉट बी एम्बॉडीड इन आवर प्रीएम्बल। तो हमारे पास इकोनॉमिक क्या है, जस्टिस है, पॉलिटिकल क्या है, जस्टिस है, सोशल क्या है, जस्टिस है, लिबर्टी नहीं है, ठीक है। सो हमें अब प्रीएम्बल आया। अब ये प्रीएम्बल मैंने सीधा अपने कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, बेयर कॉन्स्टिट्यूशन से। तो एक बार पढ़ लेते हैं साथ में, क्या बोलता है, वी द पब्लिक ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizen justice। कौन सा है, SEP, है ना, इसको थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में लिखते जाते हैं, SEP, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। इक्वालिटी क्या दिया, स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी का, है ना। अब यहीं पे आपको कंफ्यूज कर देगा, यहाँ पे दे देगा कि इक्वालिटी ऑफ इकोनॉमी है, नहीं, इकोनॉमिक इक्वालिटी आप दे ही नहीं सकते ना, ऐसा मतलब होगा कि आप सबके पास सेम पैसा हो गया। दैट कैन नॉट बी डन इन अ सोसाइटी विच इज़ फेयर एंड मेरिट बेस्ड, ठीक है। फ्रेटर्निटी, नर्सरिंग द डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल एंड द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन। तो ये जो 2 और 2 यहाँ पे लिखा हुआ है, ये 1942 अमेंडमेंट से आए थे, ठीक है। इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली दिस 26th day of November 1949 do hereby adopt, enact and give to ourselves this constitution, ठीक है। Very proud moment for India and I love reading this line again and again, that in our constituency assembly this 26th November 1949 adopt, enact and give to ourselves, है ना, we the people of India, the authority lies with us, है ना, hopefully it becomes the reality someday as well। चलो खैर ज़्यादा पॉलिटिकल हो जाएगा। तो 42 से ये तीनों वर्ड्स आए थे, है ना। अब क्वेश्चन आया 2017 में कि द माइंड ऑफ मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया किस में रिफ्लेक्ट है। तो अगर आपको जब किसी चीज़ का इंट्रोडक्शन लिखोगे, जैसे आप मेंस का आंसर लिख रहे हो, तो आपका माइंड, आपका जो आगे का भावार्थ है वो आपके इंट्रोडक्शन में दिखना चाहिए। तो जो हमारा प्रीएम्बल था वो हमारा इंट्रोडक्शन था। ऑल्दो जब नेहरू जी ने अपना वो सबमिट किया था, मतलब प्रीएम्बल से पहले एक क्या था उसका नाम मैं भूल रहा हूँ, कुछ तो था, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन करके था। तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का ही एक छोटा पार्ट बना था हमारा प्रीएम्बल। और जब ये पूरा बन गया था ना, अपना कॉन्स्टिट्यूशन पूरा बन के तैयार हो गया था, तब लास्ट में प्रीएम्बल ऐड किया गया था। तो जो माइंड ऑफ मेकर है वो इसी में रिफ्लेक्ट होता है, ठीक है। चलो, सो द माइंड ऑफ मेकर इज रिफ्लेक्टेड इन द प्रीएम्बल। स्टार्ट करते हैं 2020 का नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या बोल रहा है, द प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बट हैज़ नो लीगल इफेक्ट। अच्छा देखो, यूपीएससी क्या करता है ना, एक सबसे बड़ा ब्लंडर आप कर सकते हो, जो कि मैंने भी किया है एग्जाम में, कि आपको पहला ऑप्शन देख के ही आप उस पर टूट पड़ो। देखो, इवन दो अगर वो 100% सही दिख रहा है, स्टिल बिना चारों ऑप्शन पढ़े आपको क्वेश्चन नहीं टिक करना चाहिए। इट इज़ द मोस्ट कॉमन मिस्टेक यू कैन डू इन द एग्जामिनेशन। अब आप सुबह सुबह नहा धो के बैठे हो, आपको ये क्वेश्चन दिखा कि द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आपने पढ़ा है कि भाई केशवानंदा भारती में बोला था कि पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है और कोई लीगल इन्फोर्समेंट नहीं है, आपने खटाक मारा, आगे बढ़ गए। बट
रुको, नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये गलत काट दोगे क्योंकि हमें पता है पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, लक्ष्मीकांत में 10 बार पढ़ा है सबने, पहला ही चैप्टर है। अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड हैज़ द सेम लीगल इफेक्ट एज एनी अदर पार्ट, ये भी हमें पता है कि लीगल इफेक्ट नहीं है। अब जब क्वेश्चन नंबर 4 मतलब ऑप्शन नंबर 4 आता है, तब आपको थोड़ा सा सोचने पे ये मजबूर करेगा। क्या बोल रहा है, इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बट हैज़ नो लीगल इफेक्ट, है ना, देखो हैज़ नो लीगल इफेक्ट, यहाँ तक ये दोनों ए और डी सिमिलर हैं, ठीक है। ए पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ नो लीगल इफेक्ट, ए पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ नो लीगल इफेक्ट। अब इसने नो लीगल इफेक्ट को, अब देखो ये हैज़ नो लीगल इफेक्ट आपका कहीं पे दिया नहीं हुआ है, ये सुप्रीम कोर्ट की अपनी उपज है, इंडिपेंडेंटली ऑफ एनी अदर पार्ट। मतलब कि अगर आप लेट से प्रियम्बल को फंडामेंटल राइट के साथ कंबाइन करके देखो तो हो सकता है इनका लीगल इफेक्ट हो, क्योंकि फंडामेंटल राइट लीगली इन्फोर्सेबल है। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के साथ देखो प्रियम्बल को जोड़ के तो हो सकता है इसका कोई लीगल इम्पैक्ट हो, बट अगर आप सिर्फ मतलब प्रियम्बल को स्टैंड अलोन देखोगे तो इसका कोई लीगल इम्पैक्ट नहीं है। सो दिस वॉज द कैच दैट यूपीएससी वॉज एबल टू ट्रैप सो मेनी स्टूडेंट इन द एग्जामिनेशन हॉल। सो द बेस्ट वे टू सेव योर सेल्फ फ्रॉम दीज ब्लंडर्स is not to just go with the first option you read and make sure that you stay till the end, ठीक है। सो आपका और जनरली फर्स्ट ऑप्शन ट्रैप बनाते हैं अगर ऐसा क्वेश्चन आया इजी पीजी वाला तो बी अवेयर। हाँ चलो थोड़ा सा देख लेते हैं कि प्रियम्बल का जो पार्ट था, मतलब हाउ डिड इट केम टू बिकम द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। सो बेरीबारू यूनियन केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि नहीं है, फिर केशवानंदा भारती केस में 1973 में बोला था कि ये है, फिर 1976 में 42nd अमेंडमेंट आया और इसने वो 3 वर्ड्स ऐड करके बिल्कुल ही कर दिया कि भाई ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, आप इसको एडिट कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो, रिपील कर सकते हो अंडर आर्टिकल 368, ठीक है। चलो अब देखो ये क्वेश्चन आ गया ना, व्हाट इज़ द एग्जैक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेट ऑफ इंडिया ऑन 26 जनवरी 1950, है ना। इस दिन हमने क्या किया था, ये फोर्स में आया था, है ना, ये फोर्स में आया था। ऐसा नहीं था कि इस दिन हमारा एडॉप्ट किया था, हमने इनैक्ट किया था। इनैक्ट तो किया था 26 नवंबर 1949 को, ठीक है। तो क्या क्या था अपना उस दिन, सॉवरेन, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, ये 3 वर्ड्स ऑलरेडी थे उसमें। उसके बाद ये सेक्युलर तो नहीं होगा क्योंकि सेक्युलर ऐड किया था, सोशलिस्ट सेक्युलर ऐड किया था, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक में इसने सॉवरेन छोड़ दिया। सॉवरेन तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप कैसे छोड़ सकते हो, तो बी ऑप्शन विल बी करेक्ट। चलो ठीक है। सो अब हमारा क्या क्या खत्म हो गया, फंडामेंटल राइट खत्म हो गया, प्रियम्बल खत्म हो गया, बचता क्या है, डीपीएसपी, रेट्स और 2-4 और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, वो भी आज हम खत्म करके ही जाएंगे, ठीक है। वीडियो बेशक कितनी लंबी हो जाए। डीपीएसपी, द कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर। अच्छा डीपीएसपी के बारे में थोड़ा सा आपको पहले बेसिक पढ़ा देता हूँ, ठीक है। ये पार्ट 4 में है, सबको याद होना चाहिए। 36 से लेके 51 तक के आर्टिकल्स जो हैं उसमें डीपीएसपी के सारे प्रोविजंस मेंशन्ड है। ये डीपीएसपी जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल टू स्टेट पॉलिसी, ये स्टेट को डायरेक्ट करता है कि आप जो है वेलफेयर स्टेट बनने की कोशिश करिए, ठीक है। नॉन जस्टिसिएबल है, यू कैन नॉट एनफोर्स स्टेट इन द कोर्ट कि भाई आपने डीपीएसपी में ये फॉलो नहीं किया, ठीक है। ये इकोनॉमिक और सोशल वेलबींग को प्रमोट करने के लिए स्टेट को एक डायरेक्शन है फ्रॉम आवर कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स। चलो, द कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट बिल्कुल हमें पता है कि डीपीएसपी में है, एक क्वेश्चन काफ़ी बार आया है, ईजी है। चलते हैं आगे। द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हैव बीन गिवन प्रेसिडेंस ओवर द फंडामेंटल राइट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। देखो क्या हुआ था कि जब हमारा 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया तो उन्होंने क्या बोला कि जो देखो 31A 31B को अगर आप पढ़ोगे तो ये फर्स्ट CA से आया था। तो ये देखो ये क्वेश्चन भी 2023 में आया था। एक क्वेश्चन आया था ना कि विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ट्राइड टू इन्फ्रिंज अपॉन द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन। तो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया था, क्योंकि जैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन आया और हम लोगों ने ये स्टार्ट करना शुरू किया जमींदारी एबोलिशन और प्रॉपर्टीज़ वगैरह फेच करना, डिस्ट्रीब्यूट करना, तो उसमें बहुत दिक्कतें आने लगी। तो 31A 31B लाया गया कि अगर कोई भी मतलब कोई भी ऐसा लॉ लाया जा रहा है डीपीएसपी को इन्फोर्स करने के लिए तो वो आर्टिकल 13 के स्क्रूटनी से बाहर होगा, ठीक है। वो उस समय तक मान लिया गया था। बट फिर क्या हुआ कि 42nd अमेंडमेंट में आया, 31C की पावर को बढ़ा दी और उन्होंने बोला कि कोई भी डीपीएसपी को एनफोर्स करने के लिए अगर हम ऐसा लॉ लाते हैं, इवन दो इट वायलेट्स द फंडामेंटल राइट, इट कैन नॉट बी
लाइक वायलेटेड, इट कैन नॉट बी स्ट्राइक डाउन अंडर आर्टिकल 13। तो इससे फिर क्या होता है, स्टेट के पास बहुत डिस्क्रिशनरी पावर आ जाता और वो कुछ भी कर सकता था। तो फिर उसको सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्राइक डाउन कर दिया था, ठीक है। सो दिस विल बिकम योर ऑप्शन। द DPSP ऑफ स्टेट पॉलिसी हैव बीन गिवन प्रेसिडेंट ओवर फंडामेंटल राइट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 42। सो जो 42 अमेंडमेंट एक्ट हुआ था उसमें उसने बोला था कि 31C का पावर एकदम ही बढ़ा दिया कि कोई भी DPSP को इम्प्लीमेंट करने के लिए हम कोई भी लॉ ला सकते हैं, ठीक है। ये नहीं हो सकता। चलो 1988 में इकोनॉमिक जस्टिस एज वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियन, तो कहाँ कहाँ पे है, प्रियम्बल में इकोनॉमिक जस्टिस दिया है ना, सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस। और DPSP में अगर आप आर्टिकल 38 पढ़ोगे तो उसमें भी ये मेंशन है कि स्टेट शैल स्ट्राइव टू इंश्योर सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस फॉर इट्स सिटीजन, ठीक है। सो फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल में अगर आप देखोगे, सॉरी प्रियम्बल्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में आप देखोगे तो दीज 2 वर्ड्स आर मेंशन। ये भी आर्टिकल 38 में आपको एग्जैक्ट दिखाऊंगा कि कॉन्स्टिट्यूशन में कैसे मेंशन है, ठीक है। स्वर्ण सिंह कमेटी, एक छोटा सा फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन था तो मैंने कहा ऐड कर देते हैं, ठीक है। हाँ, तो ये पढ़ लिया हमने, प्रियम्बल और डायरेक्टिव प्रिंसिपल में ये दिया हुआ है अपना इकोनॉमिक जस्टिस। और स्वर्ण सिंह कमेटी जो थी वो क्या हुआ था कि जो 42 अमेंडमेंट एक्ट आया था उस समय इमरजेंसी लगी थी और बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स वायलेट किए गए थे। सो उसको स्टडी करने के लिए, मतलब कि क्या DPSP को फंडामेंटल राइट के ओवर वो देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए, उसको स्टडी करने के लिए स्वर्ण सिंह कमेटी बनाई गई थी। सो द प्रेसिडेंस ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ओवर द फंडामेंटल राइट को कंसीडर करने के लिए स्वर्ण सिंह कमेटी बनाई गई थी, ठीक है। तो ये आप रख लेना। चलो क्वेश्चन आया, मैच द फॉलोइंग, कौन सी चीज़ हमने कहाँ से ली है। तो मैंने नीचे काफ़ी चीज़ें लिख रखी है, वैसे मैं बता दूंगा आपको कहाँ पे लिखा हुआ है। चलो अभी मैं यहाँ पे पढ़ा देता हूँ, आगे जब आएगा तो देखेंगे, ठीक है। सो हमें पता है कि हमने फंडामेंटल राइट्स कहाँ से लिया था, फंडामेंटल राइट्स हमने लिया था US से, राइट, फर्स्ट का B। पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट जो हमारे कॉलोनियल रूलर थे उनसे हमने लिया था। इमरजेंसी प्रोविज़न हमने लिया था जर्मनी से, है ना, 3 का D हो जाएगा। और DPSP हमने कहाँ से लिया था, वी ऑल नो आयरलैंड से, ठीक है। तो BADC, दिस A ऑप्शन विल बी करेक्ट, ठीक। क्वेश्चन आया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ DPSP स्टेट डील्स विद द प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। मैंने आपको बताया था पहले आर्टिकल 51 जो है वो कहता है कि स्टेट को इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी प्रमोट करना चाहिए। जो 51A है वो हमारा फंडामेंटल ड्यूटी में चला जाता है, ठीक है। चलो तो यहाँ पे लिखा हुआ है 41 इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को प्रमोट करता है, ठीक है। अब एक चीज़ मैं बताता हूँ, जो 42 अमेंडमेंट एक्ट से अपने DPSP में एडिशन हुए थे वो 4 चीज़ें ऐड हुई थी। कौन सा था, वाइल्ड लाइफ और एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना 48A, वर्कर्स के पार्टिसिपेशन इंकरेज करना इन मैनेजमेंट 43A, इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड 39A, और हेल्दी चिल्ड्रन 0 से 6 साल तक का 39F, ठीक है। और आर्टिकल 41 में क्या लिखा हुआ है कि पब्लिक असिस्टेंस प्लस राइट टू वर्क होना चाहिए, है ना, DPSP में चीज़ें मेंशन्ड है। स्टार्ट करते हैं 2002 का नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या बोल रहा है, द पर्पज ऑफ इंक्लूजन ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल इन द स्टेट पॉलिसी इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज टू एस्टैब्लिश, क्या करना है, हमने बहुत बार पढ़ा है, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, सोशल डेमोक्रेसी, गांधीयन डेमोक्रेसी, सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, ठीक है। ये आर्टिकल 39 में मेंशन है कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ को कम करो, लोगों को एम्पावर करो, उनकी हेल्थ न्यूट्रिशन पे ध्यान दो। तो इससे क्या हो रहा है, सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी स्टैब्लिश हो रही है, ठीक है। चलो 2002 में बोला, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द राइट टू इक्वालिटी इज ग्रांटेड बाय द 5 आर्टिकल्स। हम ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, आर्टिकल 14 से 18 तक में हमारा राइट टू इक्वालिटी है, सो टेंशन नहीं लेना इसमें, है ना। 2006 में क्वेश्चन आया, क्या बोल रहा है, देयर इज नो प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टू एनकरेज इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर बोथ मेन एंड वुमेन। देखो ऐसा नहीं है, जो 39 है वो क्या बोलता है कि द सिटीजन्स मेन एंड वुमेन इक्वली हैव द राइट टू एन एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड। इसका मतलब कि उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, इक्वल पे मिलना चाहिए इक्वल वर्क के लिए, ठीक है। ये देखो 39D में भी लिखा हुआ है कि दैट देयर इज ए इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर बोथ मेन एंड वुमेन, ठीक है। सो ये तो गलत हो जाएगा, ठीक। कह रहा है कि देयर इज नो प्रोविजन है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डज नॉट डिफाइन बैकवर्ड क्लासेस। जैसा कि हमने कल डिस्कस किया था कि कॉन्स्टिट्यूशन इज वेरी शॉर्ट एंड टू द पॉइंट डॉक्यूमेंट,
ये बहुत ब्रॉड चीज़ों को डिफाइन नहीं करता, ये पार्लियामेंट को डिफाइन करना पड़ता है, ठीक है। सो ऑप्शन 2 विल बी करेक्ट, सो अपना बी विल बी द ओनली ऑप्शन, ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डज नॉट डिफाइन बैकवर्ड क्लासेस, ठीक है। अब बैकवर्ड क्लासेस के बारे में आया तो नेशनल काउंसिल ऑफ बैकवर्ड क्लासेस जो इम्पोर्टेंट हो जाता है, उसको अभी रिसेंटली ही कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का दर्जा मिल गया है विद 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। ये बताना 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में कौन सा बहुत मेजर चेंज हुआ था, ये मेंस में क्वेश्चन एक आ चुका है, ठीक है। जस्ट थोड़ा एंगेज रहो, वरना ऐसे बैठ के कथा सुनते रहोगे तो थोड़ा दिमाग इधर उधर डाइवर्ट हो सकता है, ठीक है। चलो, तो ये 39 है, इसके ABCD सबके बारे में आपको पता होना चाहिए, है ना। तो इसमें क्या था हमने, हाँ, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क वाले के लिए हमने इसको पेस्ट किया था, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं 2008 का क्वेश्चन, क्या बोल रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज आर इंक्लूडेड इन DPSP ऑफ स्टेट पॉलिसी, प्रोहिबिशन इन ट्रैफिक ऑफ ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स लेबर, ये हमने पढ़ा है कि आर्टिकल 23 में है, तो ये अपना फंडामेंटल राइट्स में आ जाएगा, ठीक है। प्रोहिबिशन ऑफ कंजम्पशन एक्सेप्ट फॉर द मेडिसिनल पर्पज ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स एंड अदर ड्रग्स विच आर इंजूरियस टू हेल्थ, ठीक है। ये दिया हुआ है अपना आर्टिकल 47 में। आर्टिकल 47 में यानी कि DPSP में अपना कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि जो स्टेट है उसको न्यूट्रिशन और हेल्थ के लेवल बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए, बट वहाँ पे इन्होंने ये भी दिया है कि जो दारू है उसको कम करो, है ना, जो लीकर है उसको कम करो। तो ये ऐसा आपका आर्टिकल 47 में दिया हुआ है, तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन 2, है ना। तो ये चीज़ आपको आनी चाहिए। चलो, कंसिडर द फॉलोइंग प्रोविजन अंडर DPSP एज इंश्राइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, इसका मतलब कि हमें ब्लैक एंड वाइट में चाहिए, मतलब लिखा होना चाहिए, है ना। नहीं, एज इंश्राइंड बोला है, मेंशन नहीं बोला, ठीक है, थोड़ा बहुत इंटरप्रिटेशन भी लिया जा सकता है। सिक्योरिंग फॉर सिटीजन ऑफ इंडिया यूनिफॉर्म सिविल कोड, ठीक है, लिखा हुआ है। ऑर्गेनाइजिंग विलेज पंचायत, ये भी लिखा हुआ है। प्रमोटिंग कॉटेज इंडस्ट्रीज इन रूरल एरियाज, लिखा हुआ है। सिक्योरिंग फॉर ऑल द वर्कर्स रीजनेबल एंड लेजर एंड कल्चरल अपॉर्चुनिटी, ये भी दिया हुआ है। तो पूछ रहा है कि इसमें कौन कौन सा गांधीयन प्रिंसिपल है, ठीक है। तो गांधी जी के बारे में अगर आप जानते हो तो उनको ऐसे विलेज पंचायत, ऑटोनोमस विलेज बनाना, ये सब उनको ज़्यादा पसंद था। तो अगर आप इसको देखो तो सिक्योरिंग सिटीजन इंडिया यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये गांधीयन जैसा नहीं लग रहा है। सो अपना 1 गया, ये 1 गया, तो 2 3 सीधा विलेज पंचायत एंड कॉटेज इंडस्ट्री, ठीक है। सो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक। अब DPSP की बात आ ही गई है तो थोड़ा सा और इसको हम डिटेल में पढ़ लेते हैं, मतलब क्विक रिवीजन। आई होप कि आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा, इवन नहीं भी पढ़ा होगा तो इससे आपको बहुत मदद मिलेगी, ठीक है। DPSP इज़ लाइक इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन, जो कि हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 से बोरोड किया गया था। ये सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को बढ़ाता है। इसमें 4 तरीके के DPSP हैं, और सबसे बड़ी बात यह कि नॉन जस्टिसेबल है, बट वेलफेयर स्टेट इनेबल करने का प्रोविजंस रखता है इसमें। देखो, सोशलिस्टिक में कौन कौन से हैं कि इनइक्वालिटी कम करो, लीगल एड दो, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ कम करो, इक्वल पे रखो, एटसेट्रा स्ट्रक्चर, मतलब जो कि सोसाइटी के लिए अच्छे हैं। गांधीयन वही विलेज और ऑटोनोमस पंचायत से रिलेटेड, जैसे आप विलेज पंचायत बनाओ, कॉटेज इंडस्ट्री बनाओ, लिकर कम करो, है ना। गांधी जी सादा जीवन उच्च विचार के बहुत बड़े वो थे, प्रमोटर थे। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बनाओ, है ना। काउ स्लॉटर को कम करो। दीज ऑल आर द गांधीयन प्रिंसिपल ऑफ DPSP। जो लिबरल इंटेलेक्चुअल है वो ये है कि जैसे एग्रीकल्चर में साइंस को प्रमोट करो। आई थिंक आर्टिकल 39B जो बोलता है कि स्टेट शैल एंडेवर टू प्रमोट एनिमल हस्बेंड्री ऑन द लेटेस्ट साइंटिफिक लाइन, तो वो है। अप टू 6 तक चिल्ड्रन को अच्छा फीड करना है, राइट टू एजुकेशन देना है, वो भी अपना लिबरल इंटेलेक्चुअल बात हो गई। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन करना है, वो भी बहुत लिबरल चीज़ है, करंट में है वो सब। और जो न्यू हैं वो, जैसे कि जो 42nd में ऐड हुए, जो 44th में ऐड हुए, जो 86th में ऐड हुए, दे आर द न्यू DPSPs। तो ये आपको याद रखना है, इनका बाइफर्केशन कैसे हुआ है, ठीक है। 2012 में क्वेश्चन आया, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैव ए बियरिंग ऑन द एजुकेशन, ठीक है, कि मतलब कौन कौन सा प्रोविजन जो है जिसका एजुकेशन पे इम्पैक्ट है। DPSP का हमें सबको पता है कि 45 में दिया हुआ है कि चिल्ड्रन अप टू 6 ईयर को आपको पढ़ाना लिखाना है, ठीक है। रूरल एंड अर्बन लोकल बॉडीज़, है ना। याद है मैंने आपको पढ़ाया था कि
जो एजुकेशन है वो पहले स्टेट में था, उसको निकाल के कॉन्करेंट में डाला गया था। सो रूरल और अर्बन जो हैं वो स्टेट में भी मतलब कॉन्करेंट लिस्ट पे भी कुछ कुछ काम उनके होते हैं, स्टेट लिस्ट पे भी बहुत सारे काम उनके होते हैं। सो अगर एजुकेशन कॉन्करेंट में है तो चाहे वो स्टेट हो, चाहे सेंटर हो, चाहे अर्बन हो, चाहे विलेज हो, सबका इम्पैक्ट उस पर होगा। ठीक है, सो 2 भी हो गया। उसके बाद बोल रहा है 5th और 6th शेड्यूल। देखो 5th और 6th शेड्यूल मेनली डील विद शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब, तो इसका इस पर कोई इम्पैक्ट नहीं, आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। 7th शेड्यूल जो है, 7th शेड्यूल क्या है, 7th शेड्यूल में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सब्जेक्ट्स हैं, तो उसका भी इम्पैक्ट हमारे एजुकेशन पे पड़ेगा, क्योंकि एजुकेशन हमारा कॉन्करेंट लिस्ट में है। ठीक है, सो 1, 2 एंड 5 विल बी द करेक्ट ऑप्शन। चलो, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग आर फंडामेंटल फॉर द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री। देखो जब आप आर्टिकल 37 पढ़ोगे, है ना, 36 से अपना स्टार्ट होता है डीपीएसपी, तो उसमें लिखा हुआ है कि द प्रोविजन कंटेन्ड इन द पार्ट शैल नॉट बी इन्फोर्सेबल बाय द कोर्ट बट द प्रिंसिपल लेड डाउन नेवरदलेस फंडामेंटल टू द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री। मतलब ये फंडामेंटल है गवर्नेंस के लिए, है ना, तो डीपीएसपी आ गया अपना। चलो स्टार्ट करते हैं 2013 का क्वेश्चन। इकोनॉमिक जस्टिस के बारे में पूछा है, पढ़ा हुआ है हमने। इकोनॉमिक जस्टिस कहाँ कहाँ मेंशन है, प्रीएम्बल में मेंशन है, अपने डायरेक्टिव डीपीएसपी में मेंशन है। ठीक है, मैंने आपको बोला था ना कि मैं आपको दिखाऊंगा कि कहाँ पे मेंशन है, तो ये रहा आपका आर्टिकल 38 आपका आर्टिकल क्या बोलता है कि द स्टेट शैल स्ट्राइव टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ द पीपल, इसी से हमारा वेलफेयर स्टेट वाला वो कीवर्ड निकल के आया, एज इट मे अ सोशल ऑर्डर इन विच जस्टिस सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल शैल इन्फॉर्म ऑल द इंस्टीट्यूशन ऑफ द नेशनल लाइफ। मतलब जितने भी नेशनल लाइफ के इंस्टीट्यूशन हैं, दे शैल स्ट्राइव टूवर्ड सिक्योरिंग सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस। ठीक है, तो ये 2 चीज़ें 2 जगह मेंशन्ड हैं, सॉरी ये 3 चीज़ें 2 जगह मेंशन्ड हैं, प्रीएम्बल में और डीपीएसपी में। चलो 2014 में नेक्स्ट क्वेश्चन आया, इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, तो कितनी बार पढ़ चुके हैं हम, ये डीपीएसपी में मेंशन्ड है, कौन से आर्टिकल में, आर्टिकल 51। ठीक, द आइडियल ऑफ वेलफेयर स्टेट, डीपीएसपी मत पढ़ो इसको, ये लिखा हुआ है 38, मैंने कितनी बार पेस्ट किया हुआ है। ठीक है, सो ये इतनी बार इसलिए नहीं पेस्ट है कि मैं बहुत खाली हूँ और मुझे पेस्ट करना बार बार अच्छा लगता है, ये इसलिए पेस्ट है कि आपका रिवीजन होता जाएगा, आपका कनेक्शन बनता जाएगा, आपको समझ आता जाएगा। ठीक है, रिपीटिशन इज़ द की। वो मूवी देखी होगी आपने अक्षय कुमार की, जिसमें उसका जो टीचर होता है वो उसको एक बहुत अच्छा डायलॉग बोलता है, वो कहता है कि मुझे तुम्हारे उन 10,000 मूव से खतरा नहीं है जिसकी प्रैक्टिस तुमने एक बार की है, मुझे तुम्हारे उस एक मूव से खतरा है जिसकी प्रैक्टिस तुमने 10,000 बार की है। तो आप अगर 500 चीज़ें सिर्फ एक बार पढ़ के जाओगे एग्ज़ाम में, वो सिर्फ आपका कन्फ्यूजन बढ़ाएंगी, आपका कॉन्फिडेंस कम करेंगी और आता हुआ क्वेश्चन भी गलत करवाएंगी। लेकिन अगर आप 10 चीज़ें 500 बार पढ़ के जाओगे तो वो 10 चीज़ें अगर एग्ज़ाम में दिखी तो आपका कॉन्फिडेंस आपका स्काई रॉकेट होगा, और ना आता हुआ क्वेश्चन भी आपके अंदर आत्मबल मजबूत होगा अगर आप रिवाइज करके गए हो मल्टीपल टाइम्स। सो प्रीलिम्स इज़ नॉट अबाउट हाउ मेनी सोर्सेज और हाउ मेनी इन्फॉर्मेशन यू हैव कलेक्टेड, इट्स ऑल अबाउट कि व्हाट यू नो, हाउ वेल यू नो। ठीक है, तो इसलिए ये चीज़ें मैंने मल्टीपल जगह पे पेस्ट की हैं। ठीक, चलो कोई बात नहीं, थोड़ा थोड़ा ज्ञान आता रहेगा। 2015 में क्वेश्चन आया, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग डीपीएसपी, द प्रिंसिपल स्पिल आउट सोशल इकोनॉमिक डेमोक्रेसी इन द कंट्री, मल्टीपल टाइम्स हम पढ़ चुके हैं कि सोशल इकोनॉमिक डेमोक्रेसी स्टैब्लिश करेगा। द प्रोविजन कंटेन्ड इन दीज प्रिंसिपल आर नॉट एनफोर्सबल बाई एनी कोर्ट। ठीक है, सो अपना ऑप्शन बोथ 1 and 2। देखो अभी तो मैं थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ रहा हूँ, पेपर में नहीं करना है ऐसे, ध्यान से पढ़ना है, 2 बार पढ़ना है क्वेश्चंस को वापस। द प्रिंसिपल स्पिल आउट सोशल इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, फिर सोचो अच्छा हाँ ठीक है सोशल इकोनॉमिक डेमोक्रेसी है, उल्टा सोचो कि अगर मैं ऐसे बोल दूँ कि नहीं ये गलत है तो इसका मतलब मैं क्या कहूँगा कि नहीं नहीं सोशल इकोनॉमिक डेमोक्रेसी नहीं कर रहा है। ये थॉट जब चलेगा ना आपका सिली मिस्टेक कम होगा। ठीक है, द प्रोविजन कंटेंट दीज प्रिंसिपल आर नॉट एनफोर्सबल बाई कोर्ट, ठीक है भाई डीपीएसपी को नहीं इन्फोर्स किया जा सकता। चलो 2017 में कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, डीपीएसपी कॉन्स्टिट्यूट्स लिमिटेशन अपॉन लेजिस्लेटिव फंक्शन, एग्जीक्यूटिव फंक्शन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑप्शन। देखो दिस बाई फार इज वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन दैट यूपीएससी हैज़ एवर आस्क्ड फ्रॉम डीपीएसपी। इसमें जो एक स्मार्ट कैंडिडेट होगा ना, जो 2 बार पढ़ेगा, ही विल बी एबल टू करेक्ट द आंसर, गिव द करेक्ट आंसर।
अगर आपने क्वेश्चन पहले देख रखा है, सो टेल मी ऑनेस्टली क्या आपने पहली बार इसको सही किया था? अगर आपने नहीं देख रखा है, सो टेल मी इन द कमेंट बॉक्स कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है? पॉज द वीडियो, थिंक अबाउट इट, क्या ट्रैप हो सकता है, एंड गिव मी द आंसर विद एक्सप्लेनेशन, क्योंकि ये आपकी अंडरस्टैंडिंग को झलकाता है। देखो क्या बोला, विद रेफरेंस टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डीपीएसपी कॉन्स्टिट्यूट्स लिमिटेशन अपॉन, ठीक है? लिमिटेशन का मतलब आप समझते हो क्या है? लिमिटेशन का मतलब ये है कि ये कोर्ट में जस्टिसिएबल होगा। मतलब जैसे फंडामेंटल राइट है वो स्टेट के ऊपर लिमिटेशन लगाता है कि भाई किसी की लाइफ टू लिबर्टी मत इनक्रोच करना वरना धर लेंगे, लेकिन डीपीएसपी जो है ना वो स्टेट या एग्जीक्यूटिव के ऊपर लिमिटेशन नहीं लगाता, वो उनको इनकरेज करता है कुछ करने के लिए, वो ना करें उनकी मर्जी है, वो लिमिटेड नहीं है डीपीएसपी के थ्रू। अगर डीपीएसपी लिमिटेशन लगाता तो ये कोर्ट में जस्टिसिएबल होता है ना। लिमिट आप कैसे डिसाइड करोगे? कोर्ट ही डिसाइड करती है क्या किसका क्या दायरा होगा, इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। सो दिस वॉज बाई फार द गुड क्वेश्चन, बेस्ट क्वेश्चन ऑफ डीपीएसपी, एंड मैंने इसको फर्स्ट टाइम गलत किया था, बट देन आई रियलाइज्ड कि क्या बेनिफिट होता है अगर आप किसी चीज़ को बहुत ध्यान से पढ़ते हो तो, ठीक है? सो दिस कीवर्ड एकदम लास्ट में दिया, डीपीएसपी एकदम बिल्कुल अंत में। सो नाइदर डी, नाइदर वन एंड नॉर टू, ठीक है? सो आपको यहाँ पे वो फंसा देगा कि अच्छा लेजिस्लेटिव को देता है कि नहीं, एग्जीक्यूटिव को देता ही नहीं है, बट क्वेश्चन तो आपके आंसर में ही ख़त्म हो चुका था, आपको ऑप्शन सोचना भी नहीं था, ठीक है? चलो आते रहते हैं, कोई बात नहीं। 2017 में क्वेश्चन आया, विच प्रिंसिपल अमंग द फॉलोइंग वॉज एडेड द डीपीएसपी बाई द 42nd अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन। हमने पढ़ा था ना कि 42nd में क्या क्या ऐड किया गया था, तो ये कहाँ पे है? 42nd में 4 चीज़ें ऐड की गई थी। ये अपना वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्ट करना है, वर्कर का पार्टिसिपेशन कराना है मैनेजमेंट में, इक्वल जस्टिस करना है, फ्री लीगल एड देना है, हेल्थी चिल्ड्रन को प्रोटेक्ट करना है 6 साल तक का, ठीक है? सो इसमें क्वेश्चन का आपका ये सही हो जाएगा कि इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, ये तो बहुत पहले से था। पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, दिस वर्ड एडेड फ्रॉम द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है? राइट टू वर्क, एजुकेशन एंड पब्लिक असिस्टेंट, सिक्योरिंग लिविंग वेज, ह्यूमन कंडीशन, सब ऑलरेडी एडेड था, ठीक है? तो और जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो पढ़ लेते हैं। जैसे 44th 1978 में आया, इट वॉज टू रिड्यूस द इनइक्वालिटी एज मैंशनड इन आर्टिकल 38। 86 2002 अपना राइट टू एजुकेशन आया, उसने बोला कि अप टू 6 ईयर तक के चिल्ड्रन को आर्टिकल 45 में आपको राइट टू एजुकेशन देना है, मतलब सिक्योर करना है। और 21A में तो वो 6 से 14 तक को तो फंडामेंटल राइट ही बना दिया, वो तो बहुत बढ़िया चीज़ है। 97 में 2011 में आया, उसने कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को प्रमोट करने के लिए कहा। 43B में ये गांधीयन प्रिंसिपल हो गया, ठीक है? तो इस तरह से कनेक्ट करके चीज़ें पढ़ी जा सकती हैं। चलो 2020 में क्वेश्चन आया, विद रेफरेंस टू प्रोविजन कंटेन्ड इन पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? दे शैल बी इन्फोर्सबल बाई कोर्ट, बिल्कुल नहीं। दे शैल नॉट बी इन्फोर्सबल बाई एनी कोर्ट, बिल्कुल सही। द प्रिंसिपल लेड डाउन इन पार्ट्स आर टू इन्फ्लुएंस, है ना? ऊपर क्या लिखा था? टू लिमिट, है ना? ये वर्ड्स का खेल देखो आप। टू इन्फ्लुएंस द मेकिंग ऑफ लॉज बाई द स्टेट, है ना? तो 2 और 3 विल बी करेक्ट ऑप्शन। चलो आगे बढ़ते हैं। 2020 में क्वेश्चन आया, इन इंडिया सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव इज एंजॉयड बाई, है ना? तो आर्टिकल 50 अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो उसमें बोला है कि द स्टेट शैल टेक स्टेप टू सेपरेट द जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। ये सबको आता है ना? राजेंद्र नगर में जो वो अपना फोटोकॉपी शॉप वाला है उसको भी यहाँ तक आता है, बट यूपीएससी वालों को क्या जानना है? इन द पब्लिक सर्विस ऑफ द स्टेट, है ना? कि एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी को पब्लिक सर्विस ऑफ द स्टेट में सेपरेट करना है, और ये ही है जहाँ पे गेम होगा, ठीक है? अगर कभी यूपीएससी ने और खेलने की कोशिश की तो याद रखना आपको। चलो ठीक है। 2021 में क्वेश्चन आया, आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन है डीपीएसपी पे। चलो हो जाएगा, ख़त्म ही हो जाएगा। अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ वायलेट्स द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, आर्टिकल 39 में दिया हुआ ये चीज़। चलो अब कुछ कुछ मिसलिनियस चीज़ें आई हुई हैं वो भी करेंगे। विच ऑफ द आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स दैट इट शैल एंडेवर ऑफ एवरी स्टेट टू प्रोवाइड एडिक्वेट फैसिलिटी ऑफ इंस्ट्रक्शन इन मदर टंग एज प्राइमरी स्टेज ऑफ एजुकेशन। ये देखो बिल्कुल ये जो अपना राइट टू एजुकेशन और न्यू एजुकेशन पॉलिसी चल रहा है ना,
काफ़ी न्यूज़ में है। सो नो डाउट ये क्वेश्चन वापस से उठ कर रिपीट हो जाए। सो आर्टिकल 350A में मेंशन्ड है, यहाँ तक तो पहुँच ही नहीं पाते हम पढ़ते पढ़ते। तो इसमें लिखा हुआ है कि जो स्टेट है वो मदर टंग में एट प्राइमरी स्टेज में उनको देना चाहिए। तो जो अपना नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है वो अपने कॉन्स्टिट्यूशन से भी अलाइंड है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। 350B में क्या आया था कि ऑफिसर्स फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी रहना चाहिए, और 351 में बोला था कि हिंदी को प्रमोट करने के लिए स्टेट को कोशिश करना है। सो जब मैं 350A पढ़ रहा था तो उसके आसपास जो 2 आर्टिकल थे वो भी मैंने यहाँ पे चिपका दिया। चलो स्टार्ट करते हैं। 2001 का क्वेश्चन आया, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स दैट इट शैल बी एंडेवर ऑफ एवरी स्टेट। अच्छा ये मैंने 2001 में, अच्छा सेम ही क्वेश्चन मैंने 2 बार पेस्ट कर दिया, ठीक है, इसको इग्नोर करो आप, वही है आर्टिकल 350 वाला, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। हो जा भाई, अबे नहीं होगा, लाइव बेइज्जती कराएगा मेरी, बट मैं करके मानूंगा। देखा, ये जिद्दी है, मैं भी जिद्दी हूँ। स्टार्ट करते हैं रिट से। अच्छा पहले मैं आपको सारी रिट के बारे में एक बार अच्छे से पढ़ा देता हूँ। तो चलते हैं अपने प्रीलिम्स के शॉर्ट नोट्स पे, जो कि हमने बहुत सारे रिसोर्सेज से मिलके बनाया है, जैसे कि अपना लक्ष्मीकांत हो गया, बेयर एक्ट हो गया, इन सब से मिला के बनाया है। तो रिट वाला चीज़ कहाँ पे दिया होगा, फंडामेंटल राइट में, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं रिट का, आज एकदम पूरा पढ़ा दूंगा, इसके बाद रिट कभी भूलेगा नहीं आपको। ये है पावर मिली सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट को अंडर आर्टिकल 32, अंडर आर्टिकल 226 कि वो लोग रिट इश्यू कर सकते हैं। पार्लियामेंट कैन एम्पावर एनी अदर कोर्ट फॉर द रिट एज वेल, बट अभी तक नहीं किया है, ठीक है। करंटली ओनली सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को दिया हुआ, ये मेंशन्ड है अपने कॉन्स्टिट्यूशन में कि अगर पार्लियामेंट चाहे तो वो किसी और कोर्ट को भी एम्पावर कर सकती है रिट इशू करने के लिए, ठीक है भाई, अच्छी बात है। सुप्रीम कोर्ट सिर्फ फंडामेंटल राइट के लिए रिट्स इशू कर सकती है, और अगर आप अपने फंडामेंटल राइट को लेके सुप्रीम कोर्ट के पास रिट इशू कराने जाते हो और वो आपका वैलिड क्लेम है, तो सुप्रीम कोर्ट कैन नॉट रिजेक्ट योर क्लेम, है ना, इसलिए उनको गारंटर ऑफ फंडामेंटल राइट बोला जाता है। हाई कोर्ट के पास थोड़ा वाइडर है, फंडामेंटल राइट प्लस अदर राइट्स, अदर लीगल राइट्स के लिए है, बट हाई कोर्ट का पॉइंट ये है कि ये मना कर सकता है कि नहीं नहीं मैं नहीं करूँगा, है ना। तो आप सुप्रीम कोर्ट चले जाओ, सुप्रीम कोर्ट नहीं मना करेगा, ठीक है। और अब टाइप ऑफ राइट के बारे में पढ़ते हैं शॉर्टकट में। हीबियस कॉर्पस, देखो कॉर्प्स मतलब क्या होती है, लाश, है ना, डेड बॉडी। तो अगर कोई पब्लिक या प्राइवेट अथॉरिटी ने किसी बंदे को डिटेन कर लिया तो कोर्ट कह सकती है कि भाई उस बंदे की बॉडी नहीं, मतलब उस बंदे को ही ले आओ, बट मैंने इसको ऐसे याद कर लिया कि बॉडी ले आओ, मतलब उस बंदे को जीता जागता वापस लेके आओ। सो डिटेंशन में हेल्प करता है, और हिबियस कॉर्पस कोई भी करवा सकता है, ये नहीं कि जो डिटेन्ड है वही, क्योंकि जो डिटेन है वो तो कोर्ट जा नहीं सकता। तो हिबियस कॉर्पस जो है वो किसी भी पब्लिक और प्राइवेट अथॉरिटी ने अगर किसी को डिटेन किया हुआ है तो उसके लिए कोई भी कोर्ट ये रिट इशू कर सकती है, ठीक है। मैंडमस मतलब होता है वी कमांड, है ना, इसका शायद फ्रेंच या कोई तो वर्ड है। तो वी कमांड जो है वो क्या करता है कि लिमिटेड है इसका रीच, सिर्फ पब्लिक ऑफिसेस पे ही ये रिट लग सकता है, ठीक है, किसी भी प्राइवेट ऑफिस पे नहीं लग सकता, प्राइवेट गवर्नमेंट कंपनीज पे नहीं लग सकता। जो ये मैंडमस है वो सिर्फ पब्लिक ऑफिसेस पे लग सकता है, ठीक है। प्रोहिबिशन मतलब ऐसे, प्रोहिबिशन मतलब प्रोहिबिट है, मत करो, है ना, कोई काम होने से पहले ही रोक दिया कि भाई इसको मत करो, ठीक है। जो हायर कोर्ट हैं वो लोअर कोर्ट को भेज सकती हैं, यानी कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो है छोटे कोर्ट्स को भेज सकती हैं। देखो हायर कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों आता है, और आप ये कभी दिमाग में मत रखना कि सुप्रीम कोर्ट जो हाई कोर्ट है वो सुप्रीम कोर्ट से बड़ा है या छोटा है, ये दोनों पैरेलल हैं, है ना। देयर इज़ नो रिलेशन ऑफ सबऑर्डिनेशन बिटवीन सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। तो जो ऐसा नहीं है कि अगर आप प्रोहिबिशन और सरसोरारी कह दो कि सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को रिलीज कर दिया, नहीं कर सकता ऐसा, ठीक है। सो सरसोरारी है लेटर, मतलब कुछ चीज़ कोर्ट ने डिसीजन दे दिया और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का लगा नहीं ये गलत हो गया, तो बाद में वो उसको क्वाश कर सकते हैं, ठीक है। तो ये प्रोहिबिशन और सरसोरारी ये कोर्ट टू कोर्ट मामला हो गया, ठीक है। को वारंटो, अब इसको ऐसे याद करो कि जैसे आपके घर में कोई पुलिस आई तो आप पूछोगे ना भाई वारंट है तेरे पास, कि मतलब अंदर कैसे आया। तो ऐसे मान लो कोई पब्लिक ऑफिस में बंदा बैठा हुआ है, आप उससे जाके पूछोगे भाई तुम्हारे पास ये क्या अथॉरिटी, यहाँ पे कैसे बैठ गए आप, तो इसके लिए आपको को वारंटो लगेगा, वारंट दिखाओ, मतलब यहाँ कैसे आप बिना मतलब अधिकार के कैसे। सो बाई वॉट अथॉरिटी आप पब्लिक ऑफिस में कैसे आए, ठीक है। एनी पर्सन
कैन शॉर्ट दिस रिट, ठीक है। सो आई थिंक अब इसके बाद आपको रिट कभी भूलेगा नहीं। अब क्वेश्चन कराता हूँ मैं पहले आपको। क्या पूछा क्वेश्चन? मैंडमस, अ रिट इश्यूड बाई सुपीरियर कोर्ट कमांड दैट स्पेसिफाइड थिंग्स टू बी डन, ठीक है, सही लग रहा है। अ लीगल टर्म फॉर प्रिजनर्स राइट, फालतू चीज़ है। अ रिटन पब्लिक डिक्लेरेशन, फालतू चीज़ है। द प्रिंसिपल ऑफ, अरे ये क्या है, ठीक है, तो ये हो जाएगा रिट इशू बाई सुपीरियर कोर्ट टू कमांड दैट स्पेसिफिक थिंग्स टू बी डन। क्वेश्चन आया 2024 में, अ रिट ऑफ प्रोहिबिशन इज एन ऑर्डर इश्यूड बाई सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स टू, गवर्नमेंट ऑफिस कह रहा है, पार्लियामेंट कह रहा है द लोअर कोर्ट, है ना, प्रोहिबिटिंग कंटिन्यूएशन ऑफ द प्रोसीडिंग इन द केस, मतलब कि पहले ही रोक दिया, है ना, रुक जाओ, पहले रोक दिया, ठीक है, थोड़ा हिंदी सह लेना। 2022 में बड़ा अच्छा क्वेश्चन आया अपना, किस पे आया था? मैंडमस पे आया था ना। मैंडमस विल नॉट लाई अगेंस्ट प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन अनलेस इट इज एंट्रस्टेड विथ पब्लिक ड्यूटी, ठीक है। मैंडमस विल नॉट लाई अगेंस्ट ए कंपनी इवन दो इट मे बी अ गवर्नमेंट कंपनी। देखो ये भी देखते हैं, एनी पब्लिक माइंडेड पर्सन कैन बी ए पटिशनर टू मूव कोर्ट टू ऑब्टेन अ रेट ऑफ को वारंट। ये तो हमें पता है कि वारंट कोई भी जाने के लिए देख सकता है, तो ये ऑप्शन कट गया। अब हमने पढ़ा था कि जो मैंडमस है वो सिर्फ पब्लिक अथॉरिटी के ही ऊपर लगेगी। पब्लिक अथॉरिटी क्या क्या होगी? मैंडमस विल नॉट लाई अगेंस्ट ए कंपनी इवन दो इट मे बी ए गवर्नमेंट कंपनी। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि गवर्नमेंट कंपनी कंप्लीटली गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं हो सकती, हो सकता है उसमें पब्लिक पार्टिसिपेशन भी हो, ठीक है। सो 2 विल बी करेक्ट। मैंडमस विल नॉट लाई अगेंस्ट अ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन अनलेस इट इज ट्रस्टेड विथ अ पब्लिक ड्यूटी। सो आपका ये ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर 1, 2 एंड 3, ठीक है। सो मैंडमस विल नॉट लाई, एक बार फिर से पढ़ते हैं, मैंडमस विल नॉट लाई अगेंस्ट अ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन अनलेस इट इज एंट्रस्टेड विथ अ पब्लिक ड्यूटी। मैंडमस विल नॉट लाई अगेंस्ट अ कंपनी इवन दो इट मे बी अ गवर्नमेंट कंपनी। ये सही लग रहा है। एनी, ये भी सही लग रहा है। सो 2 और 3, देखो मुझे लाइव डाउट आ गया, ठीक है। कह रहा है मैंडमस विल नॉट लाई अगेंस्ट अ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ तक सही है, अनलेस इट इज़ इंटरेस्टेड विथ पब्लिक ड्यूटी। सही लग रहा है यार मुझे ये, एक बार मुझे कंफर्म करना पड़ेगा। लेट मी जस्ट गो बैक एंड सी, ठीक है। तो मैं अपनी खोज में थोड़ा आगे गया और मैंने 2023 का ऑफिशियल पेपर निकाला, और देखो उसमें क्वेश्चन है, अब जैसे आप पेपर में पढ़ो तो कैसे फील करोगे, ठीक है। कह रहा है मैंडमस विल नॉट लाई अगेंस्ट प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन अनलेस इट इज़ एंट्रस्टेड विथ पब्लिक ड्यूटी। मतलब कह रहा है कि कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है और उसके पास कोई पब्लिक ड्यूटी करने को है, मतलब कि वो पब्लिक में फंक्शनिंग कर रही है, पब्लिक के लिए काम कर रही है। तो यही तो हमने पढ़ा था ना कि जो मैंडमस होगा वो सिर्फ पब्लिक ऑफिस के, पब्लिक ऑफिशियल्स पे, पब्लिक ऑफिस वर्क पे ही लगेगा। सो दिस विल बी द करेक्ट ऑप्शन। दूसरा क्या था कि मैंडमस विल नॉट लाई अगेंस्ट ए कंपनी इवन दो इट मे बी ए गवर्नमेंट कंपनी। उल्टा यही तो हमने पढ़ा था कि गवर्नमेंट कंपनी हो, कुछ भी हो, लेकिन अनटिल अनलेस वो कंपनी किसी भी पब्लिक डोमेन में काम नहीं कर रही, क्योंकि बहुत सारी गवर्नमेंट कंपनी हैं जो पब्लिक डोमेन में काम नहीं कर रही हैं, जैसे कि एटॉमिक एनर्जी हो गई, स्पेस एक्सप्लोरेशन हो गया, वहाँ पे कोर्ट मैंडमस नहीं भेज सकती। अनटिल एंड अनलेस कोई भी एंटिटी इज नॉट इंटरेस्टेड विद द पब्लिक ड्यूटी, कोर्ट्स कैन नॉट इश्यू द मैंडमस, ठीक है। सो अगर आप 18 का ऑफिशियल आंसर, क्योंकि मैं ऑफिशियल पे ही बिलीव करता हूँ, PYQ से शुरू PYQ पे ख़त्म, तो ये 18 का ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है। सो अगर आप अपने वापस से PYQ पे आएँ, सो 18 का डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। सॉरी मैं थोड़ा सा घूम गया था, मुझे कन्फ्यूजन आ गया था। मैं, यही है कि जैसे पढ़ाते समय थोड़ा सा कॉन्शियस हो जाता है बंदा, तो सोचने की थोड़ी शक्ति कम हो जाती है, समझाने में दिमाग ज़्यादा रहता है, तो बट ठीक है। टू एरर इज़ ह्यूमन, टू फॉरगिव इज़ डिवाइन। सो आई होप यू गाइज विल फॉरगिव मी। चलो थोड़ा सा ये स्टेट और ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में काफ़ी चर्चा चल रही है। पिछली बार भी पूछा था इन्होंने शेड्यूल्स के लैंग्वेज, और इस बार कुछ कुछ क्लासिकल लैंग्वेजेस को दर्जा मिला है, तो पढ़ लेना। जैसे बिहार MP राजस्थान का हिंदी है, JNK का उर्दू है, नागालैंड का इंग्लिश है। बहुत मतलब शॉकिंग था मेरे लिए सुन के, बट है तो है। तो अगर आपको कहीं दिखे कोई रिसोर्स हो कि किसी स्टेट का क्या ऑफिशियल लैंग्वेज है, खास करके जो चीज़ें थोड़ी सी आउट ऑफ प्लेस हैं, जैसे नागालैंड का इंग्लिश मुझे बिल्कुल ही आउट ऑफ प्लेस लगा, तो इसलिए मैंने लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है, नागालैंड इंग्लिश। तो मतलब शायद पेपर में आता तो मैं कभी इसको गेस ना कर पाता, बट ठीक है। बाकी जो स्टेट्स हैं उनका आप थोड़ा सा ध्यान रखना, पढ़ लेना तो अच्छी बात है।
चलो मिसलिनियस में 2-4 क्वेश्चंस करते हैं। अब आपका जो मेन टॉपिक होना था फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी और रिट्स हो गए, फंडामेंटल ड्यूटीज़ हो गई, प्रियम्बल हो गया, ये मोटा मोटा मैं ख़त्म कर चुका हूँ। अब ये जो मिसलिनियस के 1-2 पेज बचे हुए हैं, इसमें कुछ ऐसा बहुत खास नहीं है, बट ऐसा है कि कुछ कुछ जानकारी है या क्वेश्चन के टाइप आप थोड़ा समझ सकते हो, तो वो कर लेते हैं। क्या बोल रहा है, द बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन इंडिया। बेसिक थ्योरी हमने पढ़ा हुआ है कि सर्टेन फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आर सो इसेंशियल दैट दे कैन नॉट बी एब्रोगेटेड, है ना, अपना 1973 में जो आया था अपना केशवानंद भारती जजमेंट से, ठीक है। ये बोल रहा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ नोटिफाइड 5 कम्युनिटीज़, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट एंड जोरोस्ट्रियन एज माइनॉरिटीज। मैं बस इसलिए रखा मैंने कि जो जैन हैं दे आर ऑल्सो माइनॉरिटी, सो टोटल 6 माइनॉरिटीज़ हैं, यहाँ पे 5 की जगह 6 होगा, तो 1 अपना कट जाएगा, 1 कटा 1 कटा। और उसके बाद इसने क्या बोला हुआ है, अगर 1 कट गया तो द नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी वॉज गिवन स्टैचुटरी स्टेटस, ठीक है, सही है। स्मॉलेस्ट रिलीजन माइनॉरिटी इज जोरोस्ट्रियन, मतलब पारसी लोग, रतन टाटा आई थिंक पारसी थे, हाँ, बहुत ग्रेट आदमी थे, बट जस्ट फॉर द कॉन्टेक्स्ट ऑफ आवर सब्जेक्ट। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिकग्नाइजेस एंड प्रोटेक्ट रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, ये दिया हुआ है अपने आर्टिकल 29 या 30 में दिया हुआ है, ठीक है। ये चीज़ मैं बता रहा था आपको कि पढ़ना है कि जो डीपीएसपी है आयरिश से लिया, फंडामेंटल राइट यूएस से लिया, ड्यूटी यूएसएसआर से, पार्लियामेंट्री फॉर्म ब्रिटिश से लिया, सेंटर स्ट्रॉन्गर देन स्टेट कनाडा से लिया, है ना, फेडरलिज्म जो हमारा है। ऑस्ट्रेलिया से हमने कॉन्करेंट लिस्ट लिया, जर्मनी से इमरजेंसी के प्रोविजंस लिए, फ्रेंच से हमने एलईएफ जो फ्रेंच रिवोल्यूशन में, साउथ अफ्रीका से आर्टिकल 368 कैसे अमेंड करना है कॉन्स्टिट्यूशन को, जापान से हमने प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ लिया था, है ना, यूएस से हमने ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ भी लिया है, बट दैट इज़ नॉट पार्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, मेंशन ही नहीं है उसमें, ठीक है। 2005 का क्वेश्चन आया, बोल रहा है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ 20 पार्ट्स, इस समय टोटल 25 पार्ट हैं, टोटल 470 आर्टिकल हैं, ठीक है। सो ये गलत हो जाएगा। देर आर 390 आर्टिकल्स, बिल्कुल गलत हो जाएगा। 9th, 10th, 11th एंड 12th वर एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया बाई द CAAs, ये बिल्कुल सही है। जो 9th, 10th है ना, ये वैलिडेशन ऑफ लॉ के लिए, 10th जो है एंटी डिफेक्शन के लिए, पंचायती राज, म्यूनसिपालिटी, ये सब अपने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से एक्ट किए गए थे, ठीक है। ये क्रोनोलॉजी पूछा कि कौन सा स्टेट कब बना, तो 1962 में गोवा बना, फिर नागालैंड, फिर हरियाणा, फिर हिमाचल प्रदेश, फिर अपने वो मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय वाले वो 1970s के आसपास इनका रीऑर्गेनाइजेशन चल रहा था, फिर सिक्किम बना, फिर अरुणाचल प्रदेश बना, फिर मिजोरम, फिर छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, ये सब अलग हुए, तेलंगाना बना, फिर 2019 में भी जम्मू कश्मीर और लद्दाख बना है। तो ये थोड़ा सा क्रोनोलॉजी है, याद कर लेना आप, तो ये 2007 का बी ऑप्शन हो जाएगा। इन एसेंस व्हाट डज ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ मीन्स, ठीक है। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जो है, देखो अब इस पे बहुत ज़्यादा साहित्यिक डिबेट हो चुका है, तो इसका मैं आपको सीधा यूपीएससी का जो आंसर की है वो आया था कि द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस फॉलो होना चाहिए। अब ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में बहुत सारी चीज़ें हैं कि सब्सटेंसिव होना चाहिए, प्रोसीजरल होना चाहिए। तो मेनका गांधी केस में सुप्रीम कोर्ट ने रिकॉग्नाइज़ किया था कि प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस अगर फॉलो हो रहा है तो दैट इज़ अंडर द ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, मतलब लॉ भी सही होना चाहिए और जिस तरह से उसको आप फॉलो करवा रहे हो वो भी सही होना चाहिए, ठीक है। सो ये था, राइट टू डिफेंड होना चाहिए प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस में, आपकी बातें सुनी जाएँ, है ना, तो ये सारी चीज़ें थी। 2000 ऑल्दो आई नो कि मैं इसको बहुत अच्छे से समझा नहीं रहा हूँ, बट दिस इज़ नॉट पार्ट ऑफ आवर पॉलिटी क्लास, दिस इज़ द PYQ रैपिड रिवीजन, ठीक है। बेस्ट डिफाइंड टर्म स्टेट, अब देखो अगर आप स्टेट को कंबाइन करो तो क्या क्या आएगा, लोग होंगे, है ना, पर्सन होंगे, ठीक है, टेरिटरी होगी, उसके बाद अपना सॉवरेंटी होगी, उसके बाद एक गवर्नमेंट होगी उसको रन करने के लिए। अब ये सारे कीवर्ड जिस ऑप्शन में होंगे वो आपका ऑप्शन हो जाएगा। क्या बोल रहा है, पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज पीपल ऑफ डिफाइंड टेरिटरी पोजेसिंग एन अथॉरिटी टू गवर्न देम, मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, प्रोटेक्ट देयर नेचुरल राइट्स एंड सेफ गार्ड देयर मीन्स ऑफ सस्टेनेंस, ठीक लग रहा है। नंबर ऑफ पर्सन हु हैव बीन लिविंग इन डेफिनेट टेरिटरी फॉर वेरी लॉन्ग विद देयर ओन कल्चरल ट्रेडिशन एंड गवर्नमेंट, टेरिटरी दे दिया, पर्सन दे दिया, सॉवरेंटी नहीं दिया गया, ठीक है। सोसाइटी परमानेंटली लिविंग इन डिफरेंट टेरिटरी विद अ सेंट्रल अथॉरिटी एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द सेंट्रल अथॉरिटी एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी, नहीं जुडिशरी का क्या ले, स्टेट की बात करो आप। कम्युनिटी ऑफ पर्सन परमानेंटली ऑक्यूपाइंग ए डेफिनेट टेरिटरी, इंडिपेंडेंट ऑफ एक्सटर्नल कंट्रोल एंड पोजेसिंग अन ऑर्गेनाइज्ड गवर्नमेंट, ये भी ठीक लग रहा है। अब ए और बी में देखते हैं कौन सा सही है। पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज्ड पीपल ऑफ डेफिनेट टेरिटरी एंड पोजेसिंग एन अथॉरिटी टू गवर्न देमसेल्फ,
मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, प्रोटेक्ट देयर नेचुरल राइट्स एंड सेफ गार्ड देयर मीन्स ऑफ सस्टेनेंस। ठीक है, इसमें क्या क्या दिया, पर्सन दे दिया, डेफिनेट टेरिटरी दे दिया, और सॉवरेंटी दे दिया, ऑर्गेनाइज्ड गवर्नमेंट दे दिया। इसमें दिया है क्या, अथॉरिटी टू गवर्न, मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, प्रोटेक्ट देयर नेचुरल राइट्स एंड सेफ गार्ड देयर मीन्स टू सस्टेनेंस, है ना, इकोनॉमी में चला गया, तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आई होप यही सही हो, क्योंकि बड़ा दिमाग लगाना पड़ा मुझे। ठीक है, तो आपका ये फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी और ये सब मिसलिनियस जो था वो ख़त्म हो गया। और इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब प्लीज़ मेक श्योर टू डू दैट। और नेक्स्ट में स्टार्ट करेंगे हम पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर के बारे में, और फटाफट उसको भी फिनिश करेंगे। सो थैंक यू फॉर स्टेइंग टिल द एंड, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय। 1 घंटे की वीडियो हो गई वैसे।